आपने क्यों? चलो, पर्वतों में ही आते हैं घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये जो घाट होते हैं पर्वत ही है। कौन से पर्वत बचे? वही तो बता रहा बेटा, वही बता रहा हूँ। ऐसे देखो आप, अभी 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 कर दे रहे हैं। अब दिख रहा? ठीक है। तो क्या बोल रहा मैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, ये भी पर्वत है, माउंटेन्स ही है, पर्वत ही माने जाते हैं। जैसे आप देखोगे, ये यहाँ एक नदी है तापी। तापी कह लो, ताप्ती कह दो, ये की बात है। वो रिवर है नर्मदा के जस्ट नीचे। जैसे विंध्यन और सतपुड़ा के बीच, विंध्यन सतपुड़ा पता है आपको? विंध्यन सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा, बहती है। विंध्यन के जस्ट नीचे बहती है तापी। बैतूल का पठार और ये सब होगा ना। कोई मेरे को कल बता रहा था कि सर मैं बैतूल से हूँ, आज नहीं है क्या? बैतूल से है। अच्छा, वो बैठी है। हाँ हाँ, तो तुम्हारे यहाँ से जाती हो नदी तापी? यहीं से हो तुम? इसी बैतूल से? नहाई हो कभी? हाँ, और कौन है? आप भी बैतूल से? अच्छा, ये इतने लोग बैतूल से हैं। चलो बढ़िया, मैंने सोचा एक ही आदमी बैतूल से। वो तुमने बैतूल बोला ना, मेरे अचानक वो रिकॉल हो गया कि भाई बैतूल मतलब ये पठारी क्षेत्र और जहाँ से रिवर। तो कितने लोग हैं जो इसमें नहाए तापी में? वाह, देखिए, नहाए नहीं है? देखी तो है, देखी कितने लोगों ने? अच्छा, मेरी देखी हुई भी नहीं है। ये तो बड़ा बड़ा के मन भर गया, तापी में क्या देखें, पानी तो है। तो तापी नदी, ये इसके यहां से शुरू हो जाता है पश्चिमी घाट। सुनना है बहुत ध्यान से। और यहाँ है कन्याकुमारी, नाम सुना आप लोगों ने? यहां से यहां तक ये पश्चिमी घाट है, समझ गए? यहां पर आपको एक नदी दिखेगी, महानदी, नाम सुना आप लोगों ने? स्वर्ण रेखा महानदी। यहां से लेके यहां एक नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी हिल्स अभी देखेंगे। ये पूर्वी घाट है। तो ये पर्वतनुमा संरचनाएं हैं, समझ गए? तो ये इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हो गया पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। शब्द आ जाए ना घाट, ये मतलब पर्वत से कोई ही रेफर करता है। और ये शब्द हो गया हमारे पास क्या? पश्चिमी घाट। तो ये अब इसमें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, ये पश्चिम में है इसलिए पश्चिमी घाट, वो पूर्व में है इसलिए पूर्वी घाट। इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। ये तापी नदी के नीचे और वो महानदी के नीचे, ये पूरा यहां से लेके कन्याकुमारी तक और वो या नीलगिरी तक। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहां पर, अभी देखेंगे हम लोग, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री पर, एकदम उसके ट्राई जंक्शन पर है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां इन दोनों पर्वतों का मिलन स्थल है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों कहां मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिलते हैं, समझ गया? ठीक है ना? नील किसके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं? नीलकंठ, भगवान शिव। सब कुछ वही धारण कर सकते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को कौन? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी जो क्षेत्र है वहां पर क्वेश्चन पूछ लेंगे कभी आपसे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां होता है? नीलगिरी के अंदर। अब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दो इस तरीके से बने हुए हैं। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बने कैसे, इसको थोड़ा समझना है ध्यान से। देखो,
ये पहले तो इतना ही हिस्सा हुआ करता था कोई टाइम पे, इतना ही था ना। ये इधर जो पूर्वी घाट है ना, ये मोड़दार पर्वत का ही उदाहरण है, यानी ये फोल्डेड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है ये। फोल्डिंग कैसे होती है, फोल्डेड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, दोनों तरफ से यदि प्रेशर लगा जाए, यदि इस तरीके से दबाव लगे तो बन जाती है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण से बनती है ना, दबाव मूलक बल के कारण से। तो ये कैसे बना, तो जब ये पूरा इस तरीके से खिसक रहा था, देखो कहाँ है, मेरे को किसी ने कल उस दिन वो दिया था, मैप दिया था, हाँ वो देखो उसके पास, बच्चे के पास वो देखो देखो, नहीं अरे भारत नहीं, विश्व चाहिए, वर्ल्ड चाहिए, हाँ वो ले आओ, तो पूरा कंप्लीट चाहिए मेरे को, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। नहीं वो ले आए, तुम समझाना, तो बता रहेगा कि बना कैसे, तो थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा वो। तो आज सर ने पूछा पाची नहीं करी क्या है, नीचे ही बैठ गए वहां, वहीं से पूछना शुरू है, क्लास वहां से शुरू होगी, नीचे से। क्या हुआ, नाश्ता कराया सुबह सुबह तुम लोगों को सबको, उनसे पैसे लेके समोसा खिलाया, मौज हो रही है तुम लोग, बच्चों से बच्चों को खिलाया था, तुमने तो नहीं खाया ना, बस तो बात। हम्म। तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, दिख रहा है आपको। मैंने एक दिन एक बताया था कि इसमें पेंजिया और पेंथालाशा हुआ करते थे। पेंजिया मतलब वो भाग जो स्थल भाग है, और पेंथालाशा मतलब पानी वाला। तो ये सारे जुड़े हुए थे किसी टाइम, बताया था ना। उस समय मैंने कहा था इंडिया वैसा नहीं था जैसा आज है, तो केवल ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है, ये इतना ही हिस्सा हुआ करता था, और ये भी यहाँ नहीं था जहां आज है। ये जैसे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, किसी को अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ मेडागास्कर दिखेगा आपको, बगल में देखो मेडागास्कर, आप खोलो वर्ल्ड मैप, दिख गया। ये मेडागास्कर का के पास, यहाँ डरबन के पास यहाँ हुआ करता था इंडिया, मेडागास्कर के पास, और यहां से चला है और यहाँ आ गया ये। आप पूर्वी घाट जो है उसको मेडागास्कर के पश्चिमी क्षेत्र से मिला हुआ, पश्चिमी वाले क्षेत्र से, आप मैच कराओ, आप देखो आपको पता चल जाएगा। ये रहा मेडागास्कर, इंडिया का ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट को सेट करो, देंगे सेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेडागास्कर में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? पीछे, ये पीछे छूट गया, इंडिया आगे आ गया। तो इस तरीके से भारत धीरे धीरे आगे बढ़ा है, तो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ है इंडिया समय के साथ, समझ रहे हो ना। तो जब ये नॉर्थ की तरफ इस तरीके से शिफ्ट हुआ है, उत्तर की तरफ है, तो जब इधर इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था, तो इधर से भी एक प्लेट है इंडोशियन, और इधर आगे जाएगा तो इस भाग पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ेगा तो फोल्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए ये आपके पास एक मोरदार पर्वत का ही उदाहरण है, मोरदार पर्वत का ही एग्जाम्पल याद रखना है। लेकिन यदि आप पश्चिमी घाट की बात करोगे तो ये एक खंड पर्वत है, स्कार्प लैंड बोलते हैं इसको, कभी पूछे तो ध्यान रख लेना। यानी पश्चिमी जो घाट है वो एक खंड पर्वत है, खंड पर्वत समझते हैं हम, अभी समझा, स्कार्प लैंड बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब हुआ सर, स्कार्प लैंड या खंड पर्वत का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे, ऐसे ध्यान दें, सुनना बात को, कि मान लो कि इधर से ऊपर से आ रही है एक इंडोशियन प्लेट, ऊपर से ऐसे, और इधर से सॉरी ऊपर से यूरेशियन प्लेट, और इधर से आ रही है इंडोशियन प्लेट, ये दोनों आपस में से टकराएगी कि नहीं टकराएगी, आएगी तो ऐसे टकराएगी। अब टकराएगी तो ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडोशियन प्लेट है, ये इंडोशियन प्लेट इसके नीचे जा रही है, इसके नीचे घुस रही है। भाई ये टकराने के बाद एक को तो धंसना पड़ेगा, एक को तो झुकना ही पड़ेगा, तभी तो जीवन चलेगा। तो ये इस तरीके से नीचे धंसेगी, नीचे धस रही है, लेकिन ये यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इस जगह पे प्रेशर ले रही है, तो ये प्लेट तिरछी इस प्लेट के नीचे ऐसे जा रही है, समझ गए बात को।
अब तिरछी जा रही है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना सबसे ज्यादा, यदि तिरछी जा रही है तो इस हिस्से पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, रगड़ सबसे ज्यादा इस हिस्से पे पड़ रही है, क्योंकि ये ऐसे तिरछा जा रहा है तो इसको ये बाधा उत्पन्न कर रहा है अंदर जाने में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाले हिस्से को कितने देर झेलेगा तनाव, टूटना पड़ेगा नहीं। तो ये ऐसे है ना, ये जैसे इस हिस्से पे प्रेशर पड़ रहा है, कितनी देर ये तनाव झेलेगा, एक टाइम आएगा जब ये ऐसे गिर जाएगा, टूट जाएगा। ये ऐसे गिरा है पश्चिमी घाट, ऐसे इस तरीके से खड़ा ढाल मिलेगा आपको, इसको स्कार्प लैंड बोलते हैं। ये ऐसे खंड पर्वत है, तो ऐसे ऐसे गिर गए, ये टूट गए, तो ये खंड पर्वत या स्कार्प लैंड का एग्जाम्पल है। इसलिए पूर्वी घाट का ज्यादा ढलान नहीं है, पश्चिमी घाट का अचानक ढलान है, क्योंकि चीज कोई ऐसे गिर गई तो ढाल सीधा का सीधा क्या बन गया है, खड़ा, खड़ा भी बन गया और ऊंचा भी हो गया। और इधर से नीचे जा रहा है ऐसे, तो इसका ढलान पूरे का इधर है, लेकिन इस केवल हिस्से का इधर है। तो जैसे शरावती छोटी मोटी नदियां यहाँ गिरेगी तो वो बहुत तेजी से नीचे गिरेगी, इसीलिए पश्चिम की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, पूर्व की डेल्टा बनाती। क्यों? क्योंकि जो नदी देखो इस तरीके से ये, तो इधर ढाल उतना तीव्र नहीं है, क्योंकि धीरे 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 अंदर जा रहा है स्लोप इतना, लेकिन ये गिरा है तो इधर कोई नदी आगे गिरेगी तो वो तेजी से गिरेगी, और यदि अपने साथ कोई अवसाद वगैरह सेडिमेंट्स लेके आएगी तो वो तेजी से समुद्र में ले जाके बांधेगी, क्योंकि उसके पास ताकत है। समुद्र नदी का वेग दुगुना कर दो, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 64 गुना बढ़ जाती है। 1 किलो वजन लेने जाने वाली नदी 64 किलो वजन लेके जाती है, तो मतलब जस्ट इसकी वेलोसिटी डबल करते ही 64 गुना ताकत आ जाती है नदी के अंदर। तो ओबियस है कि ढलान ज्यादा हुआ तो वेग ज्यादा हुआ, और वेग ज्यादा हो नदी अपने साथ अवसाद बाकर के ले गई, जब अवसाद बाकर के ले गई, जमा ही नहीं करा तो डेल्टा बनेगा कहां से। पहली बात तो है कि ये इधर से कोई नदी जा रही है, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा नदियां तो, लेकिन अभी समझ लो, मैं वहां समझाऊंगा नहीं। तो इधर कोई नदी जा रही है, जैसे मान लो इधर, तो वो एकदम मंद ढाल पे जा रही है और इतने एरिया मिल रहा है उसको, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहां से अपने साथ में चट्टानों का कटाव करते 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 धीरे 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 जाएगी, बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ अवसाद लेके जाएगी, बना, और फिर ले जाके धीरे से वो समुद्र में गिराएगी, तो आसपास बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, जिसे हम डेल्टा के रूप में जानते हैं, अवसाद के रूप में। लेकिन इधर यदि आप देखोगे तो यहाँ ये ऊंचा ढाल है, यदि कोई नदी यहाँ से निकल भी गई तो ऐसे जलप्रपात टाइप में निकलेगी, बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, मतलब बहुत कम एरिया में बहेगी वो नदी, बहेगी नहीं गई, उसका क्षेत्र बहुत छोटा होगा, तो उतनी दूरी में वो कितने अवसाद जमा कर लेगी, बहुत कम। और जो बहुत कम उसके पास है वो भी खड़े ढाल के कारण से सीधे समुद्र में बह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ज्वार नदमुख एस्चुरीज बनाती है। ज्वार नदमुख मतलब जितना उसका पहले पीछे से रास्ता छोड़ा है उतना ही आगे ही रहेगा, यानी वो खास वहां पर कचरा वचरा जमा करेगी नहीं। तो एस्चुरीज बनाती है पश्चिम की नदियां, या ज्वार नदमुख बनाती है, पूर्व की नदियां डेल्टा बनाती है, उसके पीछे कारण ये है। क्लियर होगी बात, समझ गए बात। तो ये इस तरीके से पश्चिमी घाट है, तो ये इसका ढाल खड़ा मिलेगा, ऊंचा भी है ये इसकी तुलना में ऊंचा है, कारण आप समझ ही गए होंगे, यदि कोई चीज ऐसे जा रही है तो ये हिस्सा तो ऊंचा ही होगा ना, ये वाला तो ऊंचा रह गया, तो नीचे गिरा वो अलग बात है, लेकिन ये तो ऊंचा रह गया नहीं। तो ये ढाल इधर है तो ये ऊंचा भी है, इसका ढाल भी खड़ा है, जबकि और ढाल तीव्र भी है। इसका ढाल देखोगे तो मंद है और ये नीचा है। अब देखो क्या है, ये इतना खड़ा है कि इसके अंदर आप इसको आसानी से पार नहीं कर सकते। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, बोर घाट है, थाल घाट है, पाल घाट है, शेनकोटा, ये दर्रे होंगे भी 4-5 पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ऊंचा पर्वत होता है तो उसको आप चढ़ चढ़ के पार नहीं कर सकते, तो कोई पास बन जाएगा, उस पास के थ्रू लोग क्रॉस करेंगे उसको। लेकिन अब ये जो है इधर देखो ऐसा है, यदि इधर कुछ नदियां हैं जो बहुत छोटी है, नदियां ज्यादा है ही नहीं, तो इसका कोई कटाव नहीं कर रहा, समझ गए बात को, तो एकदम सतत कंटिन्यूअस मिलेगा आपको, रेगुलर है ये, तापी से लेकर यहाँ तक कोई 4-5 दर्रे हैं जो उसे वहां से आप प्रवेश कर सकते हो, बाकी इस पर्वत को पार करना बहुत मुश्किल है, हिमालय की तरह। अब दर्रे किस लिए कि भाई पार करना, एक तंग रास्ता होता है, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर यदि देखोगे तो इतना ज्यादा इसका कटा फटा हुआ है, कटा फटा कारण इतनी सारी नदियां हैं, छोड़ेगी थोड़ी इसको, तो ये एक्चुअली इरेगुलर है, असतत है, मतलब जहां मर्जी हो वहां से कटा हुआ है। तो इतने जगह से कटा हुआ है तो क्या उसकी क्या जरूरत है दर्रों की, तो पूर्वी घाट में अपन ज्यादा दर्रे वरे नहीं पड़ते, क्योंकि पूरा ही कटा हुआ है, तो क्या, तो ये जो है ये आपके कैसा है, कटा फटा।
और ये जो है वो सतत है, ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ कुछ इंपोर्टेंट दर्रे होंगे, भी बात करेंगे। और यहाँ पर दर्रों की जरूरत है ही नहीं, कटाफटा है ही नहीं, तो सॉरी कटाफटा ही है। तो ये नीचा भी है, कटाफटा भी है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये मोरदार के रूप में भी है, और ढाल मंद भी है। इसका ढाल तीव्र भी है, ऊंचा भी है, ढाल खड़ा भी है। ये ध्यान रखने वाली बात है, सतत भी है, रेगुलर भी है। ये कंपैरिजन था जो मैंने आपको करवाया। ये बात समझ गए आप या नहीं समझे? क्लियर है? देखो, अरब सागर तट के समाना तापी नदी से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में लंबाई में विस्तृत है। बात यदि आपको समझ में आ जाती है तो फिर ये कोई इशू नहीं है। भ्रंश का ये निर्माण की प्रकृति भ्रंश कगार या खंड पर्वत, समझ आ गया आपको? खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या? औसत ऊंचाई इसकी ज्यादा होगी या कम होगी? पश्चिमी घाट की ज्यादा होगी ना, 1200 मीटर के आसपास है, उसकी 900 मीटर के आसपास है, वो कम है कंपैरेटिवली। इसको सह्याद्री के रूप में भी जानते हैं, सव्य पर्वतम भी कहते हैं केरल में, लेकिन सह्याद्री के रूप में जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ध्यान रखना है ना। पश्चिमी ढाल तीव्र और पूर्वी ढाल मंद है, सही बात है ये? क्यों है, क्या है, समझ गई बात? उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा यहाँ पर भारी वर्षा, बारिश, ये आपको पता था, मैं मानसून में बताता हूँ, छोड़ दो। ये वनस्पति कौन सी होती है, जैव विविधता, ये सब अभी आज की क्लास में आगे पढ़ाएंगे। अब देखो, ये जो अपने पास में है, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, है ना। कौन से? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट के लिए एक तो आपने उत्तरी, देखो पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक तो शब्द आपने सुना होगा, कोंकण तट सुना आपने, कन्नड़ तट सुना है आपने, मालाबार तट सुना है, वो तट है, सुनना है ध्यान से, बात पर जोर देना। वो क्या है? वो तट है। तट हमारे सिलेबस में नहीं, हम नहीं पढ़ रहे तट, तो कोंकण तट वो नहीं। जैसे ये जो सह्याद्री शब्द है, ये घाट के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? पर्वतीय क्षेत्र के लिए हुआ है। किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है? ये पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेनियर एरियाज के लिए हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। क्या? सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री हो गए। ऐसे ही होते हैं मैदान। इस तट के, इस घाट के इधर मैदान भी तो बनेंगे, छोटे ही सही, यहाँ मैदान संकरे होंगे, इधर मैदान चौड़े होंगे। मैदान चौड़े क्यों होंगे? क्योंकि नदियां ज्यादा है और अवसाद भी ज्यादा जमा हो रहे हैं, तो मैदान इसके इधर मैदान चौड़े हो जाएंगे, इधर संकरे हो जाएंगे। उन मैदानों का भी कुछ नाम है, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। उन मैदानों के अंदर भी अपन कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट, वो सब पढ़ते हैं। वो तट है, यानी घाट के इधर थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी जमा होकर के मैदान का रूप लिया है, वो है तट है। वो संकरा होगा, क्योंकि नदियां तो अवसाद तो जमा कर देती है ले जाके समुद्र में, तो बनेंगे कहां से तट? लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ घाट पढ़ रहे। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी सह्याद्री, ये 3 तरीके से इसको बांट करके देख लेते हैं। किसको? पश्चिमी घाट को, समझ गए? अब मेन मोटा मोटी ये याद रखना, 16 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में है, लेकिन आप याद रखना कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसको उत्तरी सह्याद्री, उत्तर में है उत्तरी, तो महाराष्ट्र वाला रीजन मेनली किस में आएगा? उत्तरी सह्याद्री। ये कर्नाटका वाला ये रीजन है ना, मेनली गोवा वाला, ये मध्य सह्याद्री में। और उसके नीचे देखो केरल है, तो ये दक्षिणी सह्याद्री में। तो ऐसे ध्यान रख लेना कि भाई महाराष्ट्र वाला रीजन किस में आता है? उत्तरी। कर्नाटक वाला रीजन किस में? मध्य में। और केरल वाला रीजन किस में आता है? दक्षिणी सह्याद्री। सह्याद्री शब्द घाट के लिए है, घाट के लिए प्रयोग किया गया। क्लियर होगी बात या नहीं? समझ गए बात? अब देखो ये उत्तरी सह्याद्री में क्या लिखा है, तापी नदी घाटी से 16 डिग्री, ये मुख्यतः महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे याद रखना आपको 16 डिग्री वगैरह कुछ। इसके देखो कुछ चोटियां हैं, वो याद रख लेना है। सालेर है, महाबलेश्वर है, हरिश्चंद्र है, महाराष्ट्र निकालो, महाराष्ट्र में मिलेगी, पूछते हैं ये। महाबलेश्वर है, हरिश्चंद्र है, सालेर है, देखो महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी, मार्क कर लो इनको, ये पर्वत श्रृंखला है। सालेर चोटी है, सॉरी क्या कह रहे हो? क्या है? चोटियां बहुत सारी है यहाँ पे, ऐसे तो देखो 50 एक है अपने को, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची याद रखना, वो आप लोगों के लिए फेमस हो गया, हमारे लिए इंडिया के हिसाब से। अब हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, हमारे एरिया के अंदर रघुनाथगढ़ है, बहुत फेमस है, तुम्हारा उसको कोई लेना देना नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
हरिश्चंद्र याद रखना, देखो पहले आप मैप में देखो है क्या, मिल गई ना, तीनों मिल गई, याद रखना ये महत्वपूर्ण चोटियां हैं इसके अंदर। अब यहां पर कुछ दर्रे हैं, 4 दर्रे एक साथ याद करेंगे या पहले करवा दूं? पहले याद कर लो 2। एक बीमारी का नाम सुना है तुम लोगों ने, टीबी, टीला ने टीबी नाम सुना है? क्या होती है टीबी? टीबी होती है सर, हाँ? टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस है ना, वही तो। टीबी से याद रखो, महाराष्ट्र के लोगों को टीबी ज्यादा होती है, ऐसे याद रखो, टीबी नहीं, हाँ, महाराष्ट्र के लोगों को टीबी ज्यादा होती है। तो टीबी ज्यादा होती है तो टी से क्या हो जाएगा, थालघाट, और बी से बोरघाट। तो दोनों दर्रे थालघाट और बोरघाट यहां पर है, याद रख लेना है। अब देखो यदि आप ध्यान दोगे थालघाट और बोरघाट के बारे में तो आपको समझ आएगा कि देखो यहां पर है मुंबई, दिखेगा, देखो आप अपने मैप में देखो, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई, अरे मैप में देखना, मेरा माथा देखो, देखना मैप में देखो, मुंबई मिल गया, इधर मिलेगा नासिक, मिला, और इधर मिलेगा पुणे। देखो आप पॉलिटिकल मैप में दिखे, राजनीतिक नक्शे में नहीं मिला। अब इसमें देखो आप, मुंबई और नासिक के बीच, मुंबई और नासिक के बीच में एक दर्रा है, और नासिक और पुणे के बीच में भी एक दर्रा है। ऐसे ही याद रखना है, मैंने टीबी याद कराया तो टी ऊपर होगा और बी नीचे होगा। तो थालघाट दर्रा, नासिक ऊपर है पुणे नीचे है, नासिक ऊपर है पुणे नीचे है, तो टी ऊपर है और बी नीचे है, मतलब थालघाट दर्रा ऊपर है और बोरघाट दर्रा, तो थालघाट दर्रा किसके बीच में, नासिक और मुंबई के बीच में, और बोरघाट दर्रा किसके बीच में, मुंबई और पुणे के बीच में, याद रखना है ये। हो जाएगा, चलो नोट कर लिया क्या आपने या नहीं करा? मुंबई और पुणे के बीच थालघाट दर्रा है, मुंबई और नासिक के बीच, और भोरघाट दर्रा है नासिक और, सॉरी, मुंबई और पुणे के बीच, मिल गया। इसकी हाईएस्ट पीक देखो कलशुबाई है, यहां से गोदावरी नदी निकलती है, कलशुबाई भी मिल जाएगी आपको महाराष्ट्र में, देखो नासिक के आसपास ही मिलेगी आपको। त्रियंबक पठार है यहां पर, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, त्रियंबक पठार के अंदर है ये कलशुबाई, तो वहां से नदी निकलेगी गोदावरी, गोदावरी वाले रीजन में ही आपको मिलेगी, जहां से निकल रही है वहीं मिलेगी कलशुबाई, जो पश्चिमी घाट की, यहाँ की, सॉरी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की कलशुबाई। नहीं मिला, मिल जाएगा, नहीं मिला क्या? ठीक है, नदियां गोदावरी कृष्णा, ये भी थोड़ी देर में अपन देखते हैं, ये समझ आई बात आपको? यानी इसी से अधिकतर जो नदियों का उद्गम है दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में, वो पश्चिमी घाट से ही होता है, महत्वपूर्ण, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, महत्वपूर्ण नदियां है ना, वो यहाँ से निकलती है, और इतनी दूरी से वहां जाती है, जाके बंगाल की खाड़ी में जा गिर रही है, वहां से वहां तक जाएगी, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स साथ अपने साथ लेके जाएगी, देन डिपोजिट करेगी किसमें, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू? पक्का? चलो, तो ये याद रह जाएगा आपको कि कहां पर कौन सा है क्या नहीं है, रह जाएगा। ये नेशनल हाईवे ये पुराने हो गए, ये चेंज कर दिए सरकार ने, इनको छोड़ देना, सीक्वेंस चेंज कर दिए सरकार ने। कल सुबह चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम, नाम सुनोगे महाबलेश्वर का। मध्य सह्याद्री देखो ये किन क्षेत्रों में, गोवा और मुख्यतः कर्नाटका वाले रीजन में, देखो आप, मुख्यतः गोवा और कर्नाटक में, देखो लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है। इसकी हाईएस्ट पीक है कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख, बाबा बुदेन की पहाड़ियां दिखेगी आपको यहाँ, बाबा बुदेन हिल्स मिल जाएगा, बाबा बुदेन हिल्स में ही मिलेगी आपको कुद्रेमुख। इसी के पास देखो पश्चिम में देखना बाबा बुदेन की पहाड़ियों में, मिल गया।
ये जो क्षेत्र है ना बाबा बुदेन की पहाड़ियों वाला, ये आसपास करना, ये लोहा एश के लिए बहुत फेमस है। हाँ आयरन के लिए, जैसे आपके छोटा नागपुर पठार वगैरह है ना, वैसे ही फेमस एरिया है ये बाबा बुदेन का लोहे के लिए। तो जब खनिज वगैरह पढ़ो ना तो ये ध्यान रखना है कि अच्छा छोटा नागपुर पठार में क्या होगा, लोहा होगा। दंडकारण्य पठार में लोहा और बॉक्साइट होगा। यहाँ के जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या होगा, लोहा होगा। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है ना। आयरन ओर के लिए फेमस है ये। तो मध्य सह्याद्री कौन सा क्षेत्र इसमें आ गया, हाईएस्ट पीक कौन सी है, कुद्रेमुख। हम्म। जो आदमी बहुत अमीर होता है वो भी खास रिएक्ट नहीं करता, जो एकदम गरीब होता है वो भी खास रिएक्ट नहीं करता, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वो भी रिएक्ट नहीं करता। अल्प ज्ञानी कहता है मैं कुछ नहीं जानता। अधगगरी छलकत जाए, सुना आप लोगों। अधगगरी छलकत जाए हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं, जो कहते हैं अध ज्ञान है नहीं वो घणु कूद्या करे, मतलब ये कि आधा ज्ञान वो कूदता ज्यादा है। तो आधा ज्ञान मतलब मध्य का ज्ञान, ना उत्तरी ना दक्षिणी, मध्य। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, बहुत कूदता है। तो ऐसे कुछ रिलेट कर लोगे तो याद रह जाएगा कि कुद्रेमुख किसकी, मध्य की। समझ गए। महाराष्ट्र वाले की क्या थी, कलशुबाई। हम्म। माँ पूछ रही थी कलसु बाई क्यों नहीं आई, बाई किसको बोलते हैं हमारे यहाँ। अल्लाह, कह रहे काम करने वाली थी कि तुम लोग। बाई तो सच में थोड़े दिन में तुम लोग वही हो जाओगे, रील वाले ही हैं। बाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भी बोला जाता, ठीक है तुम्हारी सोच काम वाली बाई जैसी तो मैं तो सोचा ही नहीं। हमारे बाई या तो देखो मेनली बाई बोला जाता है बहन बेटी को, हमारे यहाँ बहन और बेटी को बोला जाता है। मेन कॉन्सेप्ट बाई का मतलब ये है हमारे। अब होता क्या, कोई कहता है कि दादी को बोला जाता है या माँ को बोला जाता है। वो बोला तब जाता है क्योंकि मान लो कि वो ज्यादातर महिला, मान लो कि हमारे यहाँ पर है कि शादी के बाद भी वो पियर में ही रहती है अधिकतर समय, तो अधिकतर टाइम उसका वहां जी नहीं भरता है तो शादी के बाद बैठी रहती है। तो वहां पर क्या है कि सब लोग उसको बाई बाई कह के बुलाते हैं, बड़े छोटे। तो उसके जो साथ बच्चे होते हैं वो भी उसको बाई कहते हैं। तो माँ हो गई बाई, और फिर वो बाई बाई कह रहे हैं, बाप तो उसके पोते होते हैं फिर भी वो भी उसको बोलते हैं बाई। तो ये बाई ऐसे हो जाती है। एक्चुअली बाई होती है वो हमारे बोला जाता है बहन बेटी जो होती है उसको, उसके लिए शुक्रिया कहते हैं। समझ गए बात को। तो याद रख लेना है कि जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र माँ से याद रख लेना। माँ कह रही कल शु बाई नहीं आई, कल से बाई नहीं आई। अब तुम काम वाली नहीं आई, बेटी नहीं आई, बहन नहीं आई, दादी नहीं आई, नानी नहीं आई, वो तुम जोड़ लो। माँ कह रही है कि कल शु भाई आई नहीं, कल शु भाई हो जाएगा। मध्य में जो होगा ज्यादा कूदेगा तो कुदरे में सोलो, तुम सोलो पहले, तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। हैं, नाश्ता वास्ता नहीं करेगा तुम लोग, सर ने करवा भी दिया। और समोसे की नींद आ रही है क्या, रात को सोए नहीं हैं, रात को सोए थे, फिर ऐसा क्यों है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है अब आओ आप दक्षिणी सह्याद्री पे। ये कहां पर है, केरल वाले क्षेत्र में मिले। कौन से एरियाज में, केरल वाले क्षेत्र में। अभी अपन बात करेंगे एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलई, नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डेमम, उनकी बात कर रहे हैं अभी अपन। तो वो इसी का हिस्सा ही है, पश्चिमी घाट का एक तरीके से। तो उनकी हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है अनाईमुड़ी। अब आप अपने एटलस में निकालो, देखो आपको ऐसे मिलेगी, मैं भी बोल दे रहा हूं। आप अपना एटलस निकालो, उसमें देखो कहां पर है। ये देखो ये इस तरीके से एक तो मिलेगी आपको नीलगिरी, मैं नाम लिख रहा हूं देखो ध्यान रखना। यहां पर दोनों के मिलन स्थल पर है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर क्या है, ये क्या है, ये तो है नीलगिरी। यहां पे
नीलगिरी के बाद है अन्नामलई। देखो कर्नाटक, उसके केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पर देखो क्या नाम है, अन्नामलाई। और इसके बाद आप नीचे आओ, कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम कह लो या इलायची कह लो, एक ही बात है। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां। देखो आप अपने एटलस में देखो, 3 दिन हो गए तुम तो एटलस खरीद लिया होगा। नीलगिरी क्षेत्र में तो मिलते हैं दोनों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये मिलन स्थल है दोनों का। कौन मिल रहे हैं? पूर्वी घाट, दो मिल रहे हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाट और पूर्वी, इसलिए इसका नाम है दो मिलने से डोडा बेटा। भाई दो दो बेटा मिलेगा। नीलगिरी का दो बेटा है, एक पश्चिमी घाट और एक, कितना बेटा है? एक पूर्वी घाट और एक, तो दो दो बेटा मिले। इस इससे ज्यादा बाप का क्या सौभाग्य हो सकता है कि दो दो बेटा मिले। तो नीलगिरी क्षेत्र में दो दो बेटा। तो इसकी हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? तो याद रखना है कि ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। किसकी? नीलगिरी। और ये दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। और क्या कह रहा था मैं, बीच में कुछ दिमाग में आ गया इसलिए, अच्छा मैं ये दिमाग में चलने लग गया, वो नीलगिरी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये दिमाग में चल रहा था। नीलगिरी जो है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या क्या है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में बना था। भारत का पहला बायोमंडल स्पेयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मेरा आज माता सोना हो रखा है, लेट सो पाया मैं, अभी 4:30 बजे सोया सो। आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो आज मेरे को उतना वो एनर्जी नहीं है। पहले ध्यान नहीं दिया, मैं ऐसे बैठा रहा, कुछ काम करता रहा, फिर सब सो गए, फिर मेरे सोया। मेरे इस दुनिया में मेरे को सबसे बड़ी नींद में एक ही दिक्कत लगती है, वो लगती है मच्छर की। उखाड़ने लग गए रात को, तो सो भू भू जोर से बोले, फिर उठ के मैं बैठ जाऊं। 5-4 तो मारे मैंने। मारता नहीं मच्छर उच्छर में, तो क्या करे आदमी तंग आकर के, खाए ही खाए जा रहे, इतने बड़े बड़े वो सारे भोपाल के थे, छोड़े ही नहीं मेरे को पीछा कि आखिर ये दिन मिल रहा है खून चूसने का, चूस लो। ऐसे करके फिर आई नहीं। 4:30 बजे तो मैं पूरा बैठे बैठे थक गया। हाँ मैंने कहा मच्छर खाए चाहे भैंस खाए, अब आ गई नींद। फिर कुछ दिखता थोड़ी है, भयंकर नींद आती है ना, फिर ऊपर से गाड़ी निकलती तो आ जाती हो। ऐसे करके फिर आई, तो आज वैसे उतना वो सही नहीं है, फ्रेशनेस नहीं फील हो रही। फिर मैंने कहा इन सबको क्या जगाऊं मैं, रात को क्यों नींद खराब करे, अपन ही बैठे हैं, मेरी नींद खराब करने से अच्छा। ऐसे करके, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में बना था नीलगिरी क्षेत्र। तीनों के ट्राई जंक्शन पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की बाउंड। देखो तो यार मैप एटलीस्ट में देखो, नहीं है क्या? फिर उसके नीचे अन्नामलई है। अन्नामलई, अन्नामलई की हाईएस्ट पीक है अन्नाई मुड़ी, है ना? देखो अन्नाई मुड़ी मिल जाएगा आपको। दक्षिणी भारत में अन्ना, अन्ना बोलते हैं बड़े भाई को, अन्ना। तो जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी वो हो जा अन्नाई मुड़ी। कुछ है ही नहीं, अन्ना दक्षिणी भारत में सबको बोलते हैं अन्ना अन्ना अन्ना। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, हाईएस्ट पीक कौन होगी? अन्नाई मुड़ी, बात खत्म। तो हाईएस्ट पीक है, और दो दो बेटा दूसरे नंबर की हो जाएगी। दूसरे नंबर की के लिए दो बोलते हैं, तो दो दो बेटा दूसरी होगी जी। अन्नाई मुड़ी सबसे बड़ी होगी, अन्ना सबसे बड़े, दो दो बेटा दूसरे नंबर पे दो। तो ऐसे आप रिलेट कर लोगे ना तो एग्जाम में कट करती, क्लिक करती है, अदरवाइज कंफ्यूज करती है। तो अन्नाई मुड़ी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। नॉर्थ की तो कहीं नहीं सकते, कंचनजंगा पड़ी है, केटू पड़ी है, लेकिन दक्षिणी भारत में क्योंकि ऊंचा है नहीं वो क्षेत्र। देखो 3000 के अंदर अंदर ही है, 3000 से ऊंची कोई चोटी नहीं है। मेरे हिसाब 2600 और कुछ मीटर है डोडा बेटा की, तो 2695 ना डोडा बेटा, डोडा बेटा की। और अन्नाई मुड़ी की 2695, और उसकी डोडा बेटा की 2631।
2636 31, ठीक है ठीक है, मतलब कुल मिला के 2600 2700 के बीच है, ठीक है। तो अन्नामलई अन्नाईमुड़ी ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लेना है। अब उसके बाद आती है कार्डेमम हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्त्यमलाई, है ना, अगस्त्यमलाई। ये भारत की दक्षिणतम चोटी है, साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया है ये, भारत की दक्षिणतम चोटी, साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया है ये। इसके बाद कुछ नहीं है, राम जी का नाम है दक्षिणतम, ये पूछते हैं कई बार, समझ गए। अगस्त्या मलाई दक्षिणतम चोटी है। आदमी मलाई खाने के बाद में वहां रेत रुकता है क्या? आदमी तभी तक वहां रुकता है जब तक उसे मलाई नहीं मिलती, जैसे मलाई मिल गई वो निकल गया। तो आखिरी काम क्या है उसका, जीवन का, कोई भी व्यक्ति का, मलाई खाना। तो दक्षिणतम चोटी कौन सी हो जाएगी? अगस्त्य मलाई, बस मलाई मिल गई, चलो। मलाई के आगे कुछ नहीं है क्या? मलाई खाने के बाद भी जो रुकता है वो मार खाता है, खानी है तुम्हें तो फिर याद कर लो अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? ठीक है, तो याद रहेगा। तो अब तीन बताई मैंने, एक तो नीलगिरी बताई जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, उनके हाईएस्ट पीक का नाम, दो दो बेटा है उसके, दो दो बेटा हो गया। और दूसरी दो मतलब दूसरी दूसरी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची भी चोटी है डोडो बेटा। फिर उसके नीचे आओगे तो मिलेगा आपको अन्नामलई, अन्ना बड़े को बोलते हैं अन्नाई, अन्नामलई और कार्डेमम हिल्स दोनों ही केरल और उसके तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। अन्नामलई की हाईएस्ट पीक अन्नाईमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, अन्ना से याद रह जाएगा। और अगस्त्य मलाई कार्डेमम हिल्स इलायची की पहाड़ियों की जो कि साउथ मोस्ट है। कहानी खत्म, नहीं आई बात समझ में? तो उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री याद रहा आपको? अब पढ़ो आप दक्षिणी सह्याद्री को। नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक विस्तार है ना? अरे बावड़ों है ना। हाँ, अब देखो, बावड़ा समझते हो तुम लोग? कौन होता है? हैं? बावला कौन होता है? पागल ना, वाह, ये राजस्थान में बहुत कॉमन शब्द है हमारे यहाँ। क्या हो सर कुछ खास? तो ये बावला मतलब होता है मूर्ख टाइप का होता है।